जलवायु कंप्लीट कर लिया था। जलवायु कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत की वनस्पति। ठीक है, भारत की वनस्पति। अब कोई मुझे बता सकता है कि वनस्पति क्या होती है? हम्म, कोई बता सकता है कि वनस्पति क्या होती है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वनस्पति। अब इसमें दो प्रकार की आती है। एक तो आते हैं वन, जो कि प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं। वन क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से उगते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई पौधा लगाया ही नहीं, वो खुद ही उग गया। जैसे अपने वन है, जो भी फॉरेस्ट है, उनके अंदर आप जाके कोई पेड़ पौधे लगाते हो क्या? नहीं लगाते। तो वो कैसी हुई? प्राकृतिक रूप से वनस्पति। एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम होती है जैसे आप अपने घर के आसपास या जैसे रोड सड़क वगैरह होती है, तो वहां पर क्या करते हो? पेड़ लगाते हो, खुद तो ना उगते हैं। खुद तोड़ना उगते हैं? नहीं उगते ना। हम क्या करते हैं? खुद जाके वहां पे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो दो तरीके की होती है। एक तो प्राकृतिक वनस्पति होती है, एक कृत्रिम वनस्पति होती है। एक में तो आते हैं आपके वन और एक में आते हैं वृक्ष। जो वृक्ष क्या होते हैं? इधर उधर आपके फैले हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे एक पेड़ यहाँ पे मिल गया और एक पेड़ आपके आगे मिल गया, तो उनको क्या कहेंगे? वृक्ष कहेंगे, कि वो एक एक फैले हुए हैं। लेकिन वनों को क्या कहेंगे? जो बिल्कुल सघन होते हैं और बिल्कुल पास पास में होते हैं, जहां पे अनेक प्रकार की जैव विविधता मिलती है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। उनके अंदर कौन से आते हैं? आपके वन आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर भारत में कितने वन आते हैं, कितने वनों के प्रकार मिलते हैं। ठीक है, भारत में वनस्पति, इसकी परिभाषा आपको पता ही है, वैसे तो परिभाषा पूछी नहीं जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आप चलते हैं आगे। भारत में भारत में प्राकृतिक वनस्पति, भारत में प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः को सामान्यतः पांच भागों में पांच भागों में पांच भागों में बांटा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भारत की वनस्पति है, इस वनस्पति को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है? पांच भागों में। अब ये तो मुख्यतः है, इनके भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट आते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट हम एक साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसके अंदर अगर मान लो हम वर्षा कहें कि औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके इसी उष्णकटिबंधीय, अगर आगे देखेंगे कि अर्ध सदाबहार भी होते हैं, एक सदाबहार भी होते हैं। एक तो फुल सदाबहार और एक कैसे होते हैं? थोड़े उससे कम। ठीक है, उनकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा आता है आपके उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन, इनको हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इनको भी दो भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा आता है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम कहें कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनकी जो आपके वर्षा होती है, औसत वर्षा कितनी है? तो ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है।
70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में है। अगर मैं आर्द्र पर्णपाती की बात करूं तो आर्द्र पर्णपाती है आपके 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, और आपके जो शुष्क पर्णपाती है ये आएगा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन है, इनकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, तो वो आएगा 70 से 200 सेंटीमीटर। और इसके अलावा मैं कहूंगा आर्द्र पर्णपाती की कितनी है, तो 100 से 200, और शुष्क पर्णपाती की कितनी है, 70 से 100 सेंटीमीटर। तीसरा आता है आपके, थर्ड है कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, या फिर हम बोल सकते हैं इसको उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क व कांटेदार वन। कटीली झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय शुष्क व कांटेदार वन। इनके अंदर भी अगर हम देखें तो इनको भी दो भागों में बांटा है। एक तो आ जाता है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क व कांटेदार वन, या इसको अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं, क्योंकि आता तो मरुस्थल में ही है। उसके अलावा अगर दूसरा आता है आपके शुष्क, शुष्क व कांटेदार वन। ये आ जाता है आपकी अर्धशुष्क, और ये आ जाता है आपके शुष्क। अर्धशुष्क को हम सवाना प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं, सवाना प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। और जो शुष्क है उसको हम स्टेपी वनस्पति भी कहते हैं। स्टेपी वनस्पति भी कहते हैं। क्लियर? अगर हम कहें अर्धशुष्क, सॉरी अर्धशुष्क को हम स्टेपी बोलते हैं, अर्धशुष्क को स्टेपी कर लेना, स्टेपी वनस्पति। और जो आपके शुष्क है इसको सवाना कहते हैं। ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस लगा देना, जैसे ये लिखा है ना तुमने, तो इसको ऐसे कर देना, इस तरीके से समझ जाओगे। ऐसे इस तरीके से कर देना, पूरा मत बिटाना। अरे तो काटने की थोड़ा दिमाग लगा लिया करो तुम लोग भी। हाँ, ऐसे तीर ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो छोट पहले करते नहीं थे क्या? जब मान लो कुछ रह जाता था तो उसमें क्या करते थे, ऐसे करके ऐसे लिखते थे, तो ऐसे पूरे को थोड़ा ना काटते थे। ठीक है, तो ये अर्धशुष्क, अर्धशुष्क हम क्या बोलते हैं, स्टेपी वनस्पति कहते हैं। और जो शुष्क है उसको हम क्या कहते हैं, सवाना प्रकार की वनस्पति। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, अच्छा, इसके अंदर औसत वार्षिक वर्षा, इसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है आपकी पूरे, अगर मैं कहूंगी कटीली झाड़ियां जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क व कांटेदार वन है, इसके अंदर होती है आपके 50 सेंटीमीटर से कम। ये आप तो ऐसे लिखो 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि यहाँ पर हमने 70 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम। अब आप क्या आएगा, अगर अर्धशुष्क में पूछे तो अर्धशुष्क में आएगा आपके 70 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, और आपके जो शुष्क कांटेदार वन है इसको 50 सेंटीमीटर से कम। यहाँ तक क्लियर? अगर उष्ण आपके कांटेदार वन को पूछे तो कांटेदार वन आपके कितने होंगे, 70 सेंटीमीटर से कम। और अगर मैं कहूँ कि अर्धशुष्क तो वो आपके आ जाएगा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और बिल्कुल ही शुष्क पूछे तो 50 सेंटीमीटर से कम। इसके बाद में फोर्थ आता है आपके पर्वतीय वन, और उसके बाद में आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, और उसके बाद में आता है आपके मैंग्रोव। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इनके अंदर कोई वो डिफाइन नहीं है। हाँ, पांचवा मैंग्रोव वन, इनके अंदर डिफाइन नहीं है कि वर्षा कितनी होती है, बस इतनी सी है कि हाँ यहाँ तक वर्षा होती है। इनके अंदर पर्वतीय वन है, वर्षा ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, पर्वतीयों की अलग ही विशेषता होती है। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया।
अब इनको हम पढ़ेंगे एक एक और फिर देखेंगे इनकी विशेषता क्या क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि विशेष ऐसे बोल देते हैं कि पर्णपाती जो वन है या कोई से भी वन है उनकी विशेषता बताइए, तो आपको वो विशेषता बतानी पड़ती है। उसमें से ऐसे बोलेंगे इसमें से ऐसे बोलेंगे कि आपको इनमें से असत्य कौन सा है और सत्य कौन सा है, तो आपको विशेषता भी ध्यान रखनी है कि किस किस वर्ण की किस प्रकार की विशेषता है। ठीक है, तो अब इसमें देखना सबसे पहले आता है आपके कौन सा वन था, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनके अंदर अगर मैं बोलूं कि औसत वर्षा कितनी होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगर मैं कहूं कि आपके देखो एक तो होता है आर्द्र सदाबहार वन और एक होता है अर्ध सदाबहार वन, एक तो होता है सदाबहार वन एक होता है अर्ध सदाबहार वन। तो अगर मैं कहूं कि सदाबहार जो वन है उनके तो आपके जो सदाबहार वन है ना इनके दो भाग हैं। अगर मैं कहूं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इनको दो भागों में बांटा है, वैसे तो आपके दो भाग आते नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ा रही हूँ। तो इसके अंदर आते हैं एक तो सदाबहार वन, सदाबहार वन और दूसरा आता है अर्ध सदाबहार वन। अगर आपको सदाबहार वन की वर्षा पूछे तो वो वर्षा आती है आपके 250 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक। और अगर अर्ध सदाबहार की पूछे तो वो आती है आपके 100 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, ये तो 250 सेंटीमीटर से अधिक और ये कितनी हो जाती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब अगर हम देखें कि इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषताएं विशेषताएं ठीक है, इनके अंदर अगर हम देखें तो जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यहाँ पे सर्वाधिक तापमान रहता है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी ज्यादा ही रहता है और वर्षा भी ज्यादा होती है। अब इसका कारण क्यों, कारण ये है कि तापमान ज्यादा रहता है तो जो धरातल है वो क्या होता है गर्म होता है। अब जहां पे जलीय भाग है, जलीय भाग क्या होता है गर्म होके ऊपर उठता है, वाष्प बनती है और वाष्प बन के क्या होता है बादल बनते हैं और बादल बन के क्या करते हैं वहीं पर वर्षा कर देते हैं। तो जो ये वाले इलाके हैं या जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये ज्यादातर हमारे भूमध्य रेखा के जो पास वाले क्षेत्र हैं उनमें मिलते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि ज्यादातर अधिकांश बोल रही हूँ, ऐसा तो मिलते ही होंगे लेकिन अधिकांश तो कहाँ पे मिलते हैं जो आपके भूमध्य रेखा के पास वाले इलाके हैं वहां पे मिलते हैं। वहां पर क्या होता है जितने भी आपके भूमध्य रेखा पर जो भी स्थान है उनमें 2 से 4 बजे तक जो दिन का होता है ना 2 से 4 बजे वहां तक हर रोज वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन छूट गया 2 दिन छूट गया, ऐसा नहीं है, डेली होगी तो होगी, 2 से 4 फिक्स है कि 2 से 4 वर्षा ही होगी। तो ये वाले क्षेत्र क्या होता है कि सर्वाधिक तापमान होता है, वाष्पन के जल्दी ही बादल बनते हैं और वहीं पर वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इनके अंदर सर्वाधिक तापमान व वर्षा भी अधिक होती है। अगर मैं कहूं कि जो ये वन है सदाबहार वन है ये क्या है पारिस्थितिकी रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक को एक बार समझना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि एक तो जल होता है एक स्थल भाग होता है, तो इनके अंदर किस प्रकार के तापमान पाया जाता है, किस प्रकार की वर्षा होती है, किस प्रकार के जानवर मिलते हैं। क्योंकि देखो स्थल भाग में अलग जानवर होते हैं उनकी अलग विशेषताएं होती है और जलीय भाग में अलग होते हैं। तो हर स्थान में अलग अलग प्रकार के जलीय जीव या जो भी जीव है जिनके अंदर प्राण है वो जीव क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग विशेषता होती है। तो इनमें भी क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है कि किस प्रकार किससे कनेक्ट है। जैसे कि है ना कौन से जो घटक है भौतिक है और जो रसायन है वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, किस तरीके से एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सबसे अगर हम विश्व में देखें तो एक दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, एक तो जलीय भाग एक स्थल भाग। अब ये बताओ जलीय भाग में और स्थल भाग में अलग एक प्रकार के जीव मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, अलग अलग विशेषता होती है उनकी।
जलीय भाग में जलीय प्रकार के ऐसे बिल्कुल अलग मलमले से इस टाइप से कुछ अलग मिलेंगे, वो अलग भोजन करेंगे, उनका जीवन जो रहन सहन है वो अलग होगा, और स्थल भाग में अलग होगा। तो मैं अगर मान लो स्थल भाग के भी अलग अलग वर्गीकरण करूं, इसमें होता है जैसे आपके जो शुष्क वाले वन है उनका पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, जो भी भौतिक क्रियाएं हैं वो अलग अलग करेंगे, भौतिक और अभौतिक जो भी क्रियाएं हैं वो दूसरे अलग अलग करेंगे। जैसे मान लो शुष्क वन है, मतलब शुष्क अगर क्षेत्र लूं तो इस शुष्क क्षेत्र में क्या होगा कि जानवर कैसे मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे, अधिक पानी, जो जैसे ऊंट है अपना, ऊंट है वो काफी दिनों तक पानी नहीं पीता, ठीक है, कटीली झाड़ियां मिलती हैं, जीव तो है ना प्राणी, तो इनके अंदर क्या होता है, ये भौतिक क्रियाएं अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब मैं जैसे कहूँ सदाबहार वन, सदाबहार वन, ये इनके अंदर अलग अपनी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वन अलग होते हैं, ये भौतिक क्रियाएं, जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, अगर पानी ना मिले तो ये मर जाए, तो इनका अलग अलग, सबका अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में बांटा है। तो अगर मैं कहूं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये पारिस्थितिकी रूप से क्या है, बिल्कुल सही है, ये पारिस्थितिकी रूप से हम कहूं कि पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण है, इनके अंदर पारिस्थितिकी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे जो जलीय जो जानवर है, जो प्राण है, जिनके अंदर जीव है, वो जीव क्या है, बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहें कि पारिस्थितिकी रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं है। भाई मैं कहूँ कि यहाँ पे जो लकड़ी है वो बहुत सारी मिलती है, अब आप कहोगे कि मैडम वन तो बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक रूप से उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से क्या होगा, इनकी लकड़ियां काम आएगी बनाने में, जैसे अपने फर्नीचर वगैरह बनते हैं, कुर्सियां बनती है, जो भी बनती है वो इन्हीं में तो काम आएगी। लेकिन अब आप ऐसे बोलोगे कि मैडम पेड़ तो है, लकड़ियां भी अच्छी खासी है, इतने सारे पेड़ है, तो हम भवन उसमें क्यों नहीं काम ले सकते फर्नीचर में, अगर आर्थिक रूप से कैसे उपयोगी नहीं है ये? तो इसका मतलब होता है कि मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, उसको ज्यादा खाने को मिलता है ना, तो कैसा होता है, हाँ कदर नहीं करता। इसके अलावा अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखे तो वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, भाई ज्यादा खाने को मिलता है तो अपन क्या करते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना, और फिर एक ही जगह बैठे रहो, अपने ज्यादा आलस आ जाता है। तो वो जैसे इनमें भी क्या होता है कि इन पेड़ों को बहुत ज्यादा पानी मिलता है, पोषण बहुत ज्यादा मिलता है, पानी और पोषण ज्यादा मिलने के कारण ये जो है आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होती, इनकी जो लकड़ी है बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, और कठोर और बिल्कुल ऐसे भारी हो जाती है, भारी होने के कारण फर्नीचर में काम नहीं आ पाते। इसीलिए ये अगर मैं कहूँ कि पारिस्थितिक रूप से तो बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर बहुत सारे जीव मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती हैं। अगर मैं कहूँ कि है ना, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी अलग अलग मिलते हैं, कोई तो काले पीले होंगे, कोई थोड़े से उसके अंदर अलग क्वालिटी आ जाएगी, तो इनके अंदर जानवर भी अलग अलग मिलते हैं, तो पारिस्थितिक रूप से बहुत अच्छे हैं ये, हमारी जो पर्यावरण है इसको अच्छा रखते हैं। तो ये वन क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण है उसको अच्छा रखते हैं, तो पारिस्थितिक रूप से अच्छा है, लेकिन आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है। तो आपको ये पॉइंट पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि पारिस्थितिक रूप से उपयोगी नहीं है, तो आपको कट करना है कि पारिस्थितिक रूप से उपयोगी है, आर्थिक रूप से नहीं है। तो लिखो इसमें, ये वन पारिस्थितिक, ये वन पारिस्थितिक रूप से उपयोगी, पारिस्थितिक रूप से उपयोगी है, परंतु आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं, आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी लकड़ी, क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर व भारी होती है, बहुत कठोर व भारी होती है। अगर यहाँ पे मैं वृक्ष की बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, उस वृक्ष में लिखना एबोनी, महोगनी, एबोनी, महोगनी, सिनकोना,
लोह काष्ठ, लोह काष्ठ, नारियल, ताड़ के वृक्ष आदि। ये जो है इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लेना, ये किस में मिलते हैं? सदाबहार वनों में। सदाबहार वनों के अंदर ये जो पेड़ हैं ये मिलते हैं। इसी के अंदर वृक्ष में लिखना आपके अर्ध सदाबहार वनों, अर्ध सदाबहार वनों में। एबोनी, महोगनी, सिनकोना, लोकास्ट, नारियल, ताड़ आदि ये तो किसमें मिलते हैं? सदाबहार वनों में। और अर्ध सदाबहार वनों में लिखना आपके केल, रोजवुड, केल, रोजवुड, छाल से तो पता नहीं, सिनकोना वृक्ष की छाल से कंफर्म नहीं, कुछ करते होंगे, नो आइडिया है इसके बारे में, मुझे नहीं पता कि सिनकोना का काम क्या होता है। बाकी अगर मैं कल बता दूंगी अगर कुछ काम होगा ना इसका, हो सकता है छाल से। इसके अलावा आता है होलक, होलक, साइडर, केल, रोजवुड, होलक, साइडर। इसके अलावा आ जाता है आपके लोरेल, लोरेल, चंपा। ये कुछ पौधे हैं या कुछ पेड़ हैं जो कि कौन से वनों में है? सदाबहार, सॉरी अर्ध सदाबहार वनों के अंदर। अब क्या जो आपके सदाबहार वन है इनके अंदर एक और पेड़ लिख लेना, ग्रीनवुड, कहीं पे भी लगा के लिख लेना ग्रीनवुड, ठीक है। एबोनी, महोगनी, सिनकोना, लोहकाष्ट, नारियल, ग्रीनवुड, ताड़ आदि ये कौन से सदाबहार वनों में। और अर्ध सदाबहार वनों में कौन से वन थे? केल, रोजवुड, होलक, साइडर और लॉरेल और चम। नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट विशेषता लिखते हैं, अर्ध सदाबहार वनों में, अर्ध सदाबहार वनों में, अर्ध सदाबहार वनों में स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि अधिक की जाती है। अधिक की जाती है। अब ये बताओ किसी को पता है स्थानांतरण कृषि क्या होती है? हाँ, एक स्थान जैसे एक स्थान पे बदलते हैं, मतलब क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है कि वन है, उस वन क्षेत्र में एक इकाई ले लेते हैं, उन इकाई में क्या करते हैं, जो पेड़ है उन पेड़ों को काटते हैं, फिर उनको जलाते हैं, जलाने के बाद में राख हो जाती है। फिर वहां पे 4 या 5 साल जब तक उनको खेती होती है ना, जब तक वो उपजाऊ होते हैं तब तक खेती कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे जाकर फिर ऐसा ही करते हैं, एक इकाई लेते हैं, उसको पेड़ों को जलाते हैं, फिर उसकी राख से वही फसल का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये कृषि बहुत खराब है। इससे क्या है, वनों को नुकसान होता है, क्योंकि वन को लगने में या होने में कितना टाइम लग जाता है? करीबन हम ज्यादा भी नहीं तो हम ले 20 साल तक एक पेड़ को बड़ा होने के अंदर 20 साल लग जाते हैं। हम भी देखते हैं हमारे आसपास पेड़ होंगे तो उनको देखते हैं कि है ना 10-10 सालों से या 15-15 सालों से हम क्या है, उसको वैसा का वैसे ही देख रहे हैं, तो उनको होने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हम उनको काटेंगे तो उस काटने में एक दिन भी नहीं लगता। तो इसलिए क्या है, वनों को नुकसान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो स्थानांतरण कृषि है, ये स्थानांतरण कृषि कौन सा वनों में की जाती है, तो कौन से में की जाती है? अर्ध सदाबहार वनों में। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। अगर आपसे सदाबहार वन या है सिर्फ सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीली झाड़ी है, ये सब आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे? सदाबहार वन। लेकिन अगर सदाबहार वन के भी 2 आपके वर्गीकरण आ जाए, अर्ध सदाबहार वन और सदाबहार वन, तो आंसर क्या मिलेगा? अर्ध सदाबहार। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। आप कहीं ऐसे वहां पे ना जिद लेके बैठ जाओ, मैडम ने तो अर्ध सदाबहार वन लिखवाया था,
अब अर्ध सदाबहार वन आएगा ना तभी मैं आंसर दूंगी या दूंगा, तो है ना, तो इतनी जिद लेके मत बैठना, चुपचाप से आंसर करके आ जाना आपका। हाँ हाँ, आदिवासी लोग करते हैं, वहां पे जो जो भी वो जंगलों में निवास करते हैं ना वो लोग करते हैं। हम तो समझदार है ना। अरे हो क्या, हो क्या, चल। इन वनों में, इन वनों में सर्वाधिक, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अभी जैव विविधता क्या होती है? जीवों में होने वाली विविधता। अब वो जीव चाहे पेड़ पौधे लो, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ठीक है, या आप जानवर लो, उनके अंदर जो अलग अलग विविधता मिलती है उन विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि वनों के अंदर तो अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं। आप जाना एक बार, आपको कहीं तो चींटी मिलेगी, कहीं है ना थोड़ी सी ऐसे लाल पीली चींटी मिलेगी, कहीं काली चींटी मिलेगी, कभी है ना मोटी चींटी मिलेगी, है ना, तो अलग अलग होती है। उन प्रजातियों के अंदर भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक तो चिड़िया है, कौवा है, वो अलग है। मैं प्रजाति के अंदर भी अलग अलग विविधता की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो अलग अलग होती है उनके अंदर भी। एक जहरीली चींटी भी होती है, यहाँ पे तो इतनी नहीं मिलती है, अपने तो वो छोटी सी, वो बिल्कुल पतली सी आती है ना, हाँ बालू वाली, तो वो एक बार काट ले तो चलो ठीक है, वहां तक थोड़ा सा थोड़ा अराउंड लाल लाल हो जाता है ना, रेड रेड। लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक बार आपको खा गई ना, तो इसीलिए अलग वहां पे भी जो प्रजाति होती है उस प्रजाति के अंदर भी अलग अलग विविधता मिलती है। ठीक है, तो वो होती है जैव विविधता। उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता, अगर मैं ये कहूं सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से वनों में मिलती है, तो वो आपके अर्ध सदाबहार वनों में, सदाबहार वनों में आएगा। और अगर आपके वर्गीकरण आ जाए तो भी आप सदाबहार वन ही करेंगे, अर्ध सदाबहार वन मत कर देना। अरे मैंने विशेषता आगे सदाबहार वनों की लिखवा रही हूँ, अगर मैं अर्ध सदाबहार वनों की लिखूंगी तो अर्ध सदाबहार वनों में आगे लगा के लिखूंगी। अभी सदाबहार वनों की चल रही है। अच्छा आप बताओ, अर्ध सदाबहार वन और सदाबहार वन में वो पूछूं कि सर्वाधिक विशेषता कौन से वनों में मिलती है, तो आप बताओ कौन से में मिलेगी? सदाबहार में मिलेगी, तो वही मैं बता रही हूँ। वो अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कौन से राज्य में है, आप तो ऐसे लिखो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है, तो वो आता है आपके शांत घाटी में, शांत घाटी में, केरल। दो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से कहाँ पर है, तो आपको वन दिया जाएगा, उसके अंदर सदाबहार वन भी होगा। लेकिन अगर सदाबहार वन है और शांत घाटी नहीं है, साइलेंट वैली इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साइलेंट वैली, ये नहीं है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? सदाबहार वन। लेकिन साइलेंट वैली आ गया तो आंसर क्या लगाओगे? साइलेंट वैली। ठीक है, तो अगर आप आंसर में देखो तो फर्स्ट आंसर आप इसी को रखना, और सेकंड आंसर किसको रखोगे? सदाबहार वन को। इसको इंग्लिश में भी लिख लो अगर आपको लिखना हो तो। साइलेंट, शांत को क्या बोलते हैं? साइलेंट, और घाटी को बोलते हैं वैली। वो रेगिस्तान में था, मैंने उस दिन भी तुझे बताया था कि वो रेगिस्तान में मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं मरुस्थल की बात करूंगी तब मैं बोलूंगी कि आपकी मरुस्थल आपकी थार के मरुस्थल में है, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ सब में, सब में। ठीक है, तो उसके अंदर मैं बात करूंगी तो वो आती है आपके सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में, या फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आ गया आपके? सदाबहार वन। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। जल्दी याद रहेगा, बिल्कुल शांत रहते हैं, ऐसे चूं चा की आवाज नहीं आती है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट विशेषता पे अपनी। नेक्स्ट विशेषता है हमारी इन वनों की
इन वनों की ऊंचाई, इन वनों की ऊंचाई 60 मीटर, 60 मीटर तक होती है। इन वनों की जो ऊंचाई है ये 60 मीटर तक होती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी, यहाँ सूर्य की रोशनी धरातल पर नहीं पहुंचती, जिससे वृक्ष रोशनी को ढूंढते हुए ऊंचाई तक चले जाते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो धरातल है उस धरातल पर सघन होने के कारण धूप तो पहुंचती नहीं नीचे, तो ये क्या करते हैं धूप को ढूंढते हुए, क्योंकि हर जानवर को, हर वनस्पति को, हर जीव को धूप की आवश्यकता होती है नहीं होती, तो क्या करते हैं धूप को ढूंढते हुए क्या करते हैं बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है 60 मीटर। अब इसमें नेक्स्ट आप विशेषता लिखेंगे, देखो ये जो वृक्ष है इन वृक्षों में 5 लेयर मिलती है, ये जो वृक्ष है इनके अंदर 5 लेयर मिलती है। सबसे पहले आता है बड़ा वृक्ष, सबसे पहले आता है बड़ा वृक्ष, वृक्ष बन गया क्या, मान लेना बन गया ना, बन जाता है, मानना कि ये वृक्ष है। हाँ देखो अब तो बन गया, ऐसे ही पत्तियां लगाते थे ना तब वृक्ष बन जाता है। सबसे पहले होता है बड़ा वृक्ष, उसके बाद में आ जाता है आपके थोड़े उससे छोटे वृक्ष, उसके बाद में आते हैं उससे थोड़े और छोटे वृक्ष, फिर आते हैं आपके जो झाड़ियां होती है ना, जो झाड़ियां होती है वो आते हैं, और फिर आते हैं घास। ठीक है, सबसे बड़े वृक्ष, उसके बाद में उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर आपकी झाड़ियां आ जाती है, तो झाड़ियां थोड़ी छोटी मिल जाती है, और उसके बाद में आ जाती है घास जो बिल्कुल निम्नतर स्तर है। तो इनके अंदर क्या मिलता है 5 स्तर मिलते हैं। कितने मिलते हैं 5 स्तर मिलते हैं। और ये देखो ऊपर का जो भी पेड़ है ना, उसका जो तना है वो बिल्कुल कैसा होगा जुड़ा हुआ, और जुड़े होने के कारण यहाँ पर जो धूप है वो धूप की छाया नहीं आती। ऊपर के क्या होते हैं बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल ऐसे छतरी से होते हैं, तो छतरी से होने के कारण यहाँ पे धरातल पर धूप नहीं गिरती। ठीक है, तो ये 5 स्तर होते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति है, इस प्रकार की वनस्पति को हम कहते हैं ईपीफाइटिक, ईपीफाइटिक वनस्पति। ये आपसे पूछा जाता है कि ईपीफाइटिक वनस्पति कौन से वनों के अंदर मिलती है, तो आपको बताना है कौन से वनों में मिलती है, सदाबहार वनों में। तो इसको लैंग्वेज में थोड़ा ना लिखना है? नहीं कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिख लेना, 5 स्तर मिलते हैं तो 5 स्तर के अंदर, चलो मैं लैंग्वेज भी लिखवा देती हूँ अगर किसी को लैंग्वेज लिख, अच्छा लग रहा है, चलो बना लो, कम लिख, चलो लिख देती हूँ, किसी की इच्छा हो रही है तो लिख ही देती हूँ। इन वनों में 5 स्तर के वन ये वृक्ष लिख लेना, 5 स्तर के वृक्ष मिलते हैं, जिसको ईपीफाइटिक वनस्पति कहते हैं, ईपीफाइटिक वनस्पति कहते हैं। अब जिसको लैंग्वेज लिखनी है वो लैंग्वेज लिख लेना, जिसको पेड़ पौधे बनाने अच्छे लग रहे हैं तो वो पेड़ पौधे बना लेना। हाँ, और सुनो देखो मैंने आपको जैव विविधता बताई है ना, तो उसके अंदर आपसे ईपीफाइटिक
देखो जैव विविधता बताइए, अगर आपसे राज्य में पूछे जाए तो राज्य में आप जैव विविधता बताओगे केरल के अंदर, क्योंकि शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। तो आप केरल में बता देना, कहीं ऐसा मत बोलना मैडम आपने बताया नहीं, राज्य नहीं बताया था, राज्य बता दिए। हाँ तो बस, तो फिर नहीं कहीं ऐसा आके बोल दो कि ना आपने लिखवाया नहीं। नेक्स्ट विशेषता लिखना, कौन सी आएगी, 10th विशेषता, 10 नंबर की। इसमें लिखना, इन पौधों में या इन पेड़ों में, इन पेड़ों पर लताएं उलझी होती हैं। लताएं उलझी होती हैं। लताएं तो जानते हो ना, वो बेल आती है ना, जो वो क्या करती है, पेड़ों की क्या होती है, ऐसे लिपटी हुई होती है। हाँ, घिया की जाती है, लौकी मतलब उसको बोलते हैं, तुम्हारे चक्कर में मैं भी। हाँ हाँ हाँ, समझ गई, ऐसे लिपटी हुई होती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। कभी देखना, ये आप सांभर साइड में जाओ तब भी मैंने देखा था एक बार, है ना, बिल्कुल ऐसे लताएं थी ना, वो लिपटी हुई थी उस खेजड़ी के। तो मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तो, कि किस तरीके से जो लताएं हैं वो, हाँ, तो वो क्या है, लताएं क्या करती है, इसके चारों ओर लिपटी हुई होती है, उन लताओं को इन वृक्षों में लियाना कहते हैं। लियाना कहते हैं। लियाना कहते हैं। अब चलो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शांत घाटी, केरल। ऑप्शन 4 है, सुनना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, केरल, शांत घाटी। बताओ बताओ, सोचो आराम से। क्या, शांत घाटी? अच्छा अच्छा, उष्णकटिबंधीय, हाँ नहीं मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, तुम तो अपना आंसर बता दो, बस ऐसे रखो कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तुम में से सदाबहार वन, और सोच लो ना, मैं कुछ नहीं बोल रही अभी, मैंने जो बताना था वो बता दिया अभी। अच्छा, और अरे तो ये 5 जनी रह गई, ये बोलेगी भेदभाव कर दिया, आप भी बताओ। क्या, शांत घाटी? अच्छा, सबका, इसका आंसर होगा शांत घाटी। मैंने बोला कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन यही था ना, मैंने आपको वन नहीं बोला, शांत घाटी उसमें आती होगी, बट मैंने अभी आंसर आपको बताया है कि 2 ऑप्शन आएंगे आपके, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शांत घाटी, तो आपको आंसर सबसे पहले देना है शांत घाटी में। और अगर आपको राज्य दिए गए हो, सारे राज्य, तब आप केरल बताओगे, लेकिन उसमें शांत घाटी नहीं होनी चाहिए। देखो, इतना सा ध्यान रखो, इतना सा ध्यान रखो, आंसर आज ज्यादा ना दिमाग पे प्रेशर मत डालो, बस इतना ध्यान रखो, जो आपकी शांत घाटी है ना, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। फिर आपके चाहे केरल दिया गया हो, चाहे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, अगर शांत घाटी नहीं आता तब आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन करोगे। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सोचो कि शांत घाटी में सर्वाधिक है, मतलब एक क्षेत्र है, एक घाटी है वो, उसके अंदर सर्वाधिक जैव विविधता है। जैसे मान लो, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सोचना, मान लो मैंने ये क्षेत्र लिया, ठीक है, ये एक इकाई ली, अब यहाँ पे सब जगह पेड़ पौधे हैं, थोड़े से पेड़ पौधे थोड़े उल्ले उल्ले बन गए, तो हाँ, टेंशन मत करना है ना ऐसा।
ये हमारी राजस्थानी भाषा है, ऐसे है ना। है, हाँ बिल्कुल ऐसे। अब एक बात बताओ, इसके अंदर से ये आपके जैसे मान लो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन था ना, उसका क्षेत्र है, ठीक है। और ये आपके है शांत घाटी। अब देखो क्वेश्चन मैंने पूछा, हाँ तो अब क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है। ये पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, देखो इसके तो ऐसे ऐसे हैं, इसके ऐसे ऐसे हैं, इसके ऐसे ऐसे हैं, है ना, थोड़े अलग अलग प्रकार के हैं। किसी के बिंदी है, कोई लाल पीला है, कोई काला है, अलग अलग है। जैव विविधता हो गई ना। तो सर्वाधिक जैव विविधता में पूछूं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। एक तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपके पर्णपाती वन जिसके अंदर पेड़ ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे सेम से पेड़ है, दो चारों सेम पेड़ है, ठीक है। ये पर्णपाती वन हो गया। तो अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करके मैं बताऊं आपको कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन कहां पर मिलती है। मैंने आपको वन नहीं बोला, मैंने अभी सिर्फ इतना बोला है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है। अब ऑप्शन 2 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन। अब आप बताओ क्या बताओगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको इरेज करो, इसका खत्म काम। मैं बोलूं कि आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, तब क्या आएगा, शांत घाटी। चलो ठीक है, अब ये शांत घाटी मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे फिर मैंने आपको पर्णपाती वन मिला दिया। अब मैं कहूं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलती है, और ऑप्शन 3 है आपके पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन और शांत घाटी। अब बताओ आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन मान लो, इनमें से कोई नहीं, चौथा आंसर ऑप्शन में मान लो। भाई मैंने आपको पर्णपाती वन लिखवाया है, ये वाला, ठीक है। और एक बता दिया इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना। अब मैं इन 3 में, तू ये मत सोच कि मैं वन पूछ रही हूँ, मैं वन नहीं पूछ रही हूँ। मैंने जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं लिखा कि वन कौन सा है। अगर वन पूछे तब आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पर मिलती है, और ऑप्शन मैंने 3 दे दिए। तो वो कौन से में आएगी आपके, शांत घाटी में, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। वन पूछो तो हाँ आप वन बता सकते हो कि कौन से वनों में ज्यादा है, तब आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कर सकते हो, तब आप जिद सकते हो कि आपने वन पूछा था और हमने क्या बताया, वन ही बताया। शांत घाटी हो सकता है कि आपके इस इन वनों का हिस्सा है, लेकिन वो वन नहीं, ठीक है, तब आप बोल सकते हो। लेकिन वैसे क्या आएगा आपके, शांत घाटी। क्या, नहीं मैं तो बता, अरे नहीं, बोर्ड से मान लो आप आंसर करके आ जाओ तो कहीं बोर्ड से जिदने लग जाओ, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर वही हो जो हमने पढ़ा है। हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना सीखो, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर आएंगे। जैसे मान लो अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपके सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, ठीक है। अब आपको अगर पता है कि कहाँ निवास करती है, अरे वैसे तो पता होगा ना ओवरऑल कहाँ पर है। जनसंख्या नहीं, राज्यों में उत्तर प्रदेश में, है ना। दूसरा नंबर पता है क्या आपको, कोई किसी को, अरे फुलेरा मत जाओ। दूसरा है हाँ एमपी आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपके पंजाब, ठीक है। तो अब मान लो मैं, सॉरी तीसरा आता है फिर महाराष्ट्र, अच्छा यूपी आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। बिहार घनत्व में, घनत्व में, है ना। तो मान लो मैं आपको कह दूं कि चलो यूपी, मैंने तो आपको लिखवा दिया कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी में। अब भाई ऑप्शन में यूपी है ही नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे भाई, जो सेकंड नंबर पे आएगा वही करोगे ना तुम लोग, सेकंड पे आएगा वही करोगे, वहां पे जितने थोड़ा ना बैठोगे। हमें तो मैडम ने ना यूपी करवाया था, हम तो यूपी करेंगे। हाँ आप यूपी लेके आओ, हाँ
हाँ, एक नया ऑप्शन बना देना, यूपी है, फिर उसको पढ़ देना, है ना? नहीं, 5 तो ऑप्शन आएंगे आपके, 5 ही आएंगे। हाँ, छठा बना देना। फिर वो छठा है ना, उसमें अरे 5वें की जगह लिख देना तुम। वो आता है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर आपने अनुत्तरित, हाँ अनुत्तरित प्रश्न है ना, उसमें लगा देना कौन सा, यूपी, है ना? ये करोगे ना? ऐसा मत करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया तो सेकंड ऑप्शन आपको याद करना ही पड़ेगा। तो वो सेकंड आंसर बनेगा फिर आपका, कि यूपी तो नहीं आ रहा, चलो मैंने राज्यों में से हटा दिया, राज्य ही नहीं है पढ़ा तो यूपी, फिर दूसरा आएगा वो आंसर होगा आपका। इसलिए ऐसे दिमाग ऐसे मत सोचो कि हाँ हमने वही पढ़ा है तो एग्जैक्ट वही आएगा, हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कभी भी ये रटन विद्या मत रखो, हमें जो रटवा दिया वही होगा। इसीलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए हैं कि आपको सर्वाधिक प्रेफरेंस किसको करना है। ठीक है, मान लो आप है ना, एक, हंसना मत, पहले हंसने लग गए तुम लोग। चलो मान लो, बताती हूँ मैं ना, लड़कियां हैं, लड़कियों से बता, ठीक है, पूछती हूँ। लड़का देखने जाओ, है ना, वहां पर वो आपको एक तो सुंदर मिलेगा, अरे आएगा तो सही ना देखने के लिए, हाँ चलो आ जाएगा, है ना। एक तो सुंदर है, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं तो हैंडसम होता है, हैंडसम होता है ना। वो एक है उसके पास गवर्नमेंट जॉब। दो क्वालिटीज होती है, सबसे ज्यादा कौन सी क्वालिटीज देखते हैं अपन, दो ही क्वालिटीज देखते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब या हैंडसम। दो लड़के बैठे हैं आपके पास, एक तो हैंडसम है और एक क्या है, थोड़ा सा काला पीला है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। और जो हैंडसम है वो अपने 20-25 हजार रुपए कमाता होगा कंपनी वंपनी में, है ना। आप किसको चुनोगे सबसे पहले, क्योंकि लड़के तो दोनों ही है भाई, जैसे मैंने अभी बता कि जो जैव विविधता तो दोनों में ही है, लेकिन मैं कह रही हूँ सबसे पहले किसको चुनोगे आप, गवर्नमेंट वाले को चुनोगे, क्यों, जरूरी है, जरूरी है भाई, वो तो चलो उसको तो, वो तो वैसे भी उम्र के साथ खत्म हो ही जाती है भाई, ये तो खत्म नहीं होगी, ज्यादा ही बढ़ेगी। तो आप किसको प्रेफरेंस करोगे, जरूरी दोनों ही थी, लेकिन जब हमें चुनना पड़ा तो हमने किसको चुना। नहीं नहीं, अभी अभी हमें आपकी फीलिंग्स पे नहीं जाना, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि उसमें से किस में चुनोगे आप अभी। वो आप, हाँ फीलिंग्स पे मत जाओ, बस इतना बता दो मेरे को, आंसर आप क्या चुनोगे, वो गवर्नमेंट वाला ही, ठीक है। तो वही इसमें है, जिसमें हमें मुनाफा होता है हम वही चुनते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दो, ऐसे अपनी फीलिंग्स पे जाके क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल मत हो जाओ, भावनाओं में मत हो। हाँ, तो मैं और क्या बोल रही हूँ तो, कौन, पता नहीं मेरे को। वो थोड़ी, अब देखो वो तो थोड़ी बुद्धिमान थी। चलो कोई ना, अपन तो अपने टॉपिक पे चलते हैं, ज्यादा इधर उधर जाओ मत। 11वीं विशेषता लिखो, इधर उधर मत जाओ। अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार को सदाबहार वनों का घर कहा जाता है, घर कहा जाता है। अंडमान निकोबार को सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। अब इसके अंदर एक बार और क्षेत्र लिख लो, एक लास्ट टॉपिक, कि क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आता है आपके मालाबार तट, कोरोमंडल तट, अंडमान एंड निकोबार, इसके अलावा आता है आपके उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। इसके अलावा आता है आपके पूर्वी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पश्चिम बंगाल, ये कुछ अंडमान निकोबार, इसके अलावा एक लक्षद्वीप भी लिख लेना इधर, इसी के पास में लिख लेना लक्षद्वीप, ये आगे लिख लेना, ठीक है। अब एक मैप बना दो जल्दी से, अच्छे तरीके से अपन अपने जो वन है उनको उसके अंदर डिस्क्राइब कर दें। क्या, अरे बनाओ ऐसे, रोटियां बनाना एक बार में सीख गए थे क्या, हाँ
सही बताओ, अभी भी नक्शे तो बनते होंगे। नहीं मतलब रोटियों के नक्शे हैं। हाँ तो फिर भी सीखना तो पड़ेगा ही ना, बस वही है। ठीक है, बना लिया। बॉयज जल्दी करते हैं बड़ी। देखो अब इसमें देखते हैं अपन पहले सदाबहार वन। सबसे पहले कौन सा आएगा? सदाबहार वन। इसमें आ जाएगा आपके मालाबार तट, फिर आ जाता है आपके कोरोमंडल तट। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ गया, बाकी के सारे उत्तर पूर्वी राज्य। इसके अलावा हमने कहा कि जो पूर्वी पश्चिम बंगाल है वो पूर्वी पश्चिम बंगाल। आ गया। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया, पूर्वी पश्चिम बंगाल हमने ले लिया। इसके बाद अलावा कोरोमंडल और मालाबार तट। इसके अलावा आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। एक एक ही बिंदी लगा रही हूँ। सदाबहार वन। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? अरे सदाबहार वन के बाद में दूसरा वन कौन सा था? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो आता है आपके पर्णपाती वनों का, जिसके अंदर के जो जितना भी मध्य का पार्ट है, ये सारा मध्य का पार्ट आपके किस में आ रहा है? पर्णपाती वनों में। अब इसमें भी हमने दो भाग बांटे थे, एक तो आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। तो उसको बीच में से इस तरीके से, ये बीच में से कर लेना कि ये ऊपर का जो गंगा का मैदान है ये तो किसमें हो गया? आर्द्र पर्णपाती में, और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो किसमें हो गया? शुष्क पर्णपाती क्षेत्र में। इसके अलावा एक इसके अंदर बीच वाला क्षेत्र छोड़ देना, जो अपन अभी तक छोड़ते हुए आ रहे थे क्या? इस तरीके से छोटा सा क्षेत्र छोड़ देना जो हम अभी तक छोड़ के आ रहे थे। थर्ड नंबर पे आता है आपका कौन सा था? कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां, इसके अंदर आप साइन लगा लेना माइनस। माइनस का क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई का लगा देना। राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, और आपके ऊपर का दक्षिणी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, और दक्षिणी पठार उसका जो आंतरिक भाग है ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र किसके अंदर आएगा? आपके कटीली झाड़ियों में। किस में आएगा? कटीली झाड़ियों में। अब इसके अलावा आता है आपके नेक्स्ट पर्वतीय वन। अब कहाँ मिलेगा पर्वतीय वन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, पंजाब हरियाणा जाएगा आपके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये क्षेत्र किसके अंदर आएंगे? पर्वतीय वनों के अंदर। अब आप बोलोगे मैडम ये आपने तो कितने लिखवाए थे? 5। अब वो कहाँ गायब हो गया, है ना? मैग्रोव वन। अब ग्रीन से साइन बना लेना आप अपनी इच्छा से, ऐसे कर देना। देखो मैग्रोव वन मिलता है हमेशा डेल्टाई भाग में। कौन से भाग में? डेल्टाई भाग में। तो ये मिलेगा, देखो आपके यहाँ पर आता है एक तो सुंदरवन का डेल्टा, यहीं पे आता है। इसके अलावा आता है आपके यहाँ पे गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा। इसके अलावा यहाँ पे आता है कावेरी नदी का डेल्टा। इसके अलावा यहाँ पे आता है आपके जो वो
नर्मदा और ताप्ती नदी है, यहाँ पे ज्वारीय नदियों बनाती है, तो वहां पर भी कुछ क्षेत्र में आता है। इसके अलावा आपके थोड़े से गुजरात में आता है, और यहाँ पे गोवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र में आपके ज्वारीय वन मिलते हैं। ज्वारीय वन इतने ज्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं। ठीक है, ये आते हैं आपके मैंग्रोव वनों के क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर? सदाबहार वनों में किसी को कोई दिक्कत? अच्छी तरीके से वनों को देख लिया, देखा है क्या? है ना, अपनी वो तीसरी इंद्रियों से, है ना, उनको खोल लो थोड़ा, ऐसे ऐसे मनन किया करो, ऐसे देखा करो, सोचा करो कि हाँ मैम क्या क्या लिखवा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बाकी के हम आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।